Hello students, welcome to the second class of one short series Human Anatomy Physiology. Today our chapter will be Body Fluids and Circulation. आप देख रहे हैं मैं कुछ अलग सा दिख रहा हूँ, मैंने कुछ अलग सा पहन रखा है क्योंकि आज थी सरस्वती पूजा और मैंने आज सुबह हमारे पूरे कैंपस में हुई है सरस्वती पूजा और तब से मैंने पहन रखा है हमारा ये ट्रेडिशनल कपड़ा जिसमें ये है बगलबंदी और नीचे मैंने पहन रखी है धोती। आप सबको जो यूपी से बिलोंग करते हैं पता होगा कि मथुरा में और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में पहले यही कपड़े पहने जाते थे। तो क्योंकि मैं यूपी से हूँ लेकिन मैं मथुरा से ऑफ कोर्स नहीं हूँ, बट दिस इज फॉर श्योर द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर अस, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट टुडे। और आज मैं आपकी क्लास इन्हीं कपड़ों में लूंगा। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं और शुरू करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमें दो पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, बॉडी फ्लूइड और उसका सर्कुलेशन। इसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें हमें पढ़नी होंगी, जैसे कि एक तो हमें पढ़ना होगा सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में हमें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा ब्लड और एक मिलेगा लिम्फ। और हमें दूसरी चीज जो पढ़ने को मिलेगी दैट विल बी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी हमें दो तरीके की पढ़ने को मिलेंगी, एक मिलेगी आर्टरीज और एक मिलेंगी वेन्स। फिर इसके बाद हमें तीसरी जो चीज पढ़ने को है वो होगी हार्ट। तो हार्ट का अगर आप देखेंगे तो हार्ट में हमें बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे और हम इसमें पढ़ सकते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। राइट, तो ये कुछ कुछ चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करनी है। आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड में हमें मिलेगा ब्लड। ब्लड के दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोल सकते हैं। Plasma is almost 55% of the total blood volume, whereas formed elements are 45% of the total blood volume. If you see plasma, तो प्लाज्मा में लगभग 92% होता है वाटर और 6% के अप्रॉक्स होते हैं प्रोटीन्स और बाकी का आपको मिलता है 2%। और इस 2% में आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स और आपको मिल जाता है वेस्ट और आपको मिल जाते हैं हॉर्मोन्स और आपको मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स यू कैन कंसीडर। प्रोटीन्स की अगर आप बात करेंगे तो प्रोटीन्स आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक तो होंगे कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स और दूसरे होंगे इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। तो सॉल्युबल प्रोटीन्स का अगर आप एग्जांपल देखने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एल्ब्यूमिन और इसी में एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, फाइब्रिनोजेन। राइट, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइब्रिनोजेन इज सॉल्युबल प्रोटीन, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये जब एक्टिवेट होता है तो बनता है फाइब्रिन which is insoluble। तो फाइब्रिन इज एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन। इसके बाद हम एक और देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब एंटीबॉडीज जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा। इसके बाद अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देखते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें सबसे पहले मिलता है आरबीसी, फिर मिलता है डब्ल्यूबीसी और मिलते हैं प्लेटलेट्स। तो देखिए ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। राइट, दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। और आपको जैसे पता है कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसकी स्पेशल बात यह है कि उसमें मैट्रिक्स नहीं। राइट, तो ये एक
ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मैट्रिक्स के बिना बना हुआ है और ये अपनी मैट्रिक्स खुद सिंथेसाइज नहीं करता, प्लाज्मा के बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो लिवर सिंथेसाइज करते हैं, राइट। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं बोन मैरो। बोन मैरो भी हमारी बॉडी में दो तरीके की होती है, तो आई विल से रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज एक्टिवेटेड बोन मैरो जो जनरली फ्लैट बोन्स में मिलती है, ओके। लार्ज बोन्स के हेड पार्ट मतलब एपिफाइसिस में भी ये प्रेजेंट होती है, ओके। अब हम देखते हैं आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में 3-4 चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि ये है बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड, राइट, और नॉन न्यूक्लिएटेड है, राइट। और फिर इसके बाद आपको इसकी लाइफ स्पैन भी देखनी चाहिए जो बहुत मजेदार है, और लाइफ स्पैन है 120 डेज। बट व्हेन आई से नॉन न्यूक्लिएटेड तो मैं आपको हमेशा मैमेलियन आरबीसी की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, जैसे कि कैमल में और एक लामा करके भी होता है। कैमल और लामा में जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बिल्कुल आपको याद रखने चाहिए। तो इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। और अब मैंने अगर लाइफ स्पैन की बात करी है तो ये डेड होने के बाद जाती कहां होंगी, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक है। तो ये आपके बारे में, आपके पास में कुछ कुछ चीजें हैं। आइए इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पढ़ ही लेना चाहिए, इसका नॉर्मल काउंट कितना है। तो नॉर्मल काउंट इज 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ओके। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, लेकिन आरबीसी में जो इसका एक बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज पिगमेंट ऑफ आरबीसी। उसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि आरबीसी मजेदार है तो हमें थोड़ा सा तो इसके बारे में और जानना चाहिए। हेमोग्लोबिन की बात करेंगे। लास्ट क्लास में जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे तो उस समय में भी हमने ये देखा था। मैं आपको थोड़ा सा बस रिकैप दूंगा। हेमोग्लोबिन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 components, heme and then globin. So globin is globulin protein and heme is made up of 2 components, iron complex और then pyrrole ring. आपको मैं थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि जब कभी हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी का डेथ होता है स्प्लीन में और हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तो दिस आयरन कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फेरिटिन, okay, and this is transported into liver, and in liver it is stored in the form of pyridoxine, right। जबकि ये पायरोल रिंग का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये कन्वर्ट होता है बाइल पिगमेंट्स में, जैसे कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं तो ग्लोबुलिन प्रोटीन इज सिंपली अ प्रोटीन, ओके। फिर दिस इज एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज और ये सब हमने कल की क्लास में पढ़े हुए हैं। आइए अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो 2 तरीके की होती है, ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जो अपने अंदर से कुछ तो ग्रैन्यूल्स रिलीज करे, जैसे कि सबसे पहले आपने देखी है न्यूट्रोफिल्स, ओके। फिर आपने देखी है बेसोफिल्स और फिर आपने देखी है राइट। तो न्यूट्रोफिल्स लगभग 62 to 65% हमारे डब्ल्यूबीसीज की होती हैं। डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल काउंट अगर आप देखना चाहते हैं तो 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट। आप देखेंगे ये इसका नॉर्मल काउंट है,
अगर इतना है तो ठीक है एनसीईआरटी के हिसाब से, बट बहुत सारी मेडिकल बुक्स कहती हैं 6,000 to 10,000। ओके, सो आप इन दोनों को ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद हम अगर देखेंगे तो इसमें एक WBCs का जब नंबर बढ़ता है तो अगर वो 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर से अबव चला गया तो हम इसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। ओके, क्यों बोलते हैं ल्यूकीमिया? क्योंकि WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसी तरीके से RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, राइट? दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ओके, एक और चीज है, अब जब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं तो एक हार्मोन होता है जो हम पढ़ेंगे आगे जब किडनी पढ़ रहे होंगे तब। एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन, तो वो रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBCs। Few students have joined me again. Thank you very much for coming. Let's start. तो eosinophils, basophils और neutrophils। आप देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स 62 to 65% होती है ऑफ टोटल WBCs, तो ये मोस्ट अबंडेंट WBC हो जाती है इस हिसाब से। ओके, लगभग 1 to 2% के अप्रॉक्स बेसोफिल्स होती हैं और लगभग 0.5 to 1% के अप्रॉक्स इओसिनोफिल्स होती हैं। बेसोफिल्स 3 चीजें रिलीज करती हैं, कौन कौन सी? हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सोमैटोस्टैटिन। हिस्टामिन के नाम से आप परिचित होंगे, ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो रिलीज करती है बेसोफिल। हेपेरिन इज एंटीकोगुलेंट व्हिच प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग एंड सोमैटोस्टैटिन controls the release of these two. Okay, so these are function of basophils. Eosinophils simply increase in number देखते हैं eosinophils में जब कभी inflammatory response होता है against allergen, राइट? तो जब कभी एलर्जिक रिएक्शन होगी हमारी बॉडी में तब आपको इओसिनोफिल्स का काउंट हाई दिखेगा, राइट? तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में जो भी है सब के सब इओसिनोफिल्स कॉज करते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था एक एलर्जिक अस्थमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उसमें भी इओसिनोफिलिक काउंट बढ़ जाएगा। और जब भी कभी इओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ता है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं इओसिनोफिलिया। ओके, आगे देखते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। तो आप देखेंगे अग्रेनुलोसाइट्स में हम 2 देखेंगे, एक होगा मोनोसाइट्स और दूसरा होगा लिम्फोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक, तो ये फेगोसाइटोसिस कैरी आउट करती हैं और जब कभी ये मूव करती हैं टिश्यू और इसके बाद में क्या करती हैं? एनलार्ज कर देती हैं अपने साइज को। तो जब ये टिश्यू में मूव करके अपने साइज को एनलार्ज कर लेती हैं तब इन्हीं मोनोसाइट्स को हम दूसरा नाम देते हैं एंड वी कॉल इट मैक्रोफेजेस। तो आपको पता ही है कि मोनोसाइट्स जो है वो एमीबिक मूवमेंट करती हैं, तो वो क्या करते हैं कि कैपिलरी पोर से मूव करने की कोशिश करते हैं इनटू द टिश्यू एंड दिस ओजिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम कैपिलरी पोर इनटू द टिश्यू इज कॉल्ड डायपेडेसिस। व्हाट? डायपेडेसिस, राइट? सो डायपेडेसिस करते हैं ये, और जब कभी ये टिश्यू में परमानेंटली रहने लगते हैं तो हम इन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। जैसे कि आपने डस्ट सेल्स पढ़ी है, जैसे कि आपने ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पढ़ी है, जैसे कि आपने कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स पढ़ी है, ये सब की सब क्या है? टिश्यू मैक्रोफेजेस है। ओके, आपने एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी पढ़ी होंगी, आपने लिवर में प्रेजेंट मैक्रोफेजेस भी पढ़ी होंगी। आपको अगर याद है तो प्लीज आप लिवर की मैक्रोफेज का नाम बताइए और आप लोग कमेंट करके बताइए। एनीवन? ओके, नहीं तो आप ढूंढ के आइएगा, कुछ तो मुझे काम देना ही चाहिए। आई शुड नॉट गिव यू एवरीथिंग इन द प्लेटर, राइट?
लिम्फोसाइट्स के दो टाइप हम पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, राइट। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड matured in bone marrow, whereas T lymphocytes are produced in bone marrow, but they get mature in thymus. Now, I would ask you one more question, because I am supposing that you have finished your chapters of syllabus from biology. I will be asking you one thing. There is a hormone produced by thymus gland. Can anyone name it? Thymosin, correct answer. Very good. Okay. So thymosin hormone is also something which stimulates the maturation of T lymphocytes, right? तो B lymphocytes का अगर आप टाइप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक मिलेगी नेचुरल किलर सेल्स, एक मिलेगी B मेमोरी, और एक कौन सी मिलेगी? प्लाज्मा सेल्स, राइट। तो अगर आप टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स देखेंगे तो आपको मिलेगी टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी और टी सप्रेसर। ओके, तो नेचुरल किलर सेल्स की अगर आप बात करेंगे तो दे आर आल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर। ओके, फिर इसके बाद बी मेमोरी की बात करेंगे तो आपने जब इम्यून सिस्टम पढ़ा है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन देता है? बी मेमोरी। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज करता है वो प्लाज्मा सेल्स करता है। ओके, तो कभी भी कोई एंटीजन पहली बार जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन बनाएगा? प्लाज्मा सेल्स। और जब ये एंटीबॉडी बनकर बी मेमोरी में स्टोर्ड होगी और दोबारा कभी उस एंटीजन ने आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश करी तो बी मेमोरी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। ओके, अब हम देखते हैं टी हेल्पर। T helper is something which presents antigenic substance from microbial body to plasma cells। मतलब देखिए, अब आप एक बात समझिए कि एंटीजन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के आउटर सरफेस पे अवेलेबल हो, उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाती है, और जिस भी मटेरियल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है उसे हम एंटीजन बोल देते हैं, isn't it? तो ऐसा ही कुछ बैक्टीरियल सेल वॉल से या फिर कैप्सिड, वायरल कैप्सिड से निकालकर उसको प्लाज्मा सेल तक पहुंचाना कि दिस इज द एंटीजन, मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस, ये किसका काम है? टी हेल्पर का। और आपको याद रखना चाहिए कि टी हेल्पर भी 4 तरीके की होती है, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, टी हेल्पर 3, टी हेल्पर 4। तो जो टी हेल्पर 2 है वही खराब हो जाती है कब? इन केस ऑफ HIV एड्स। तो एड्स के केस में जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या है? टी हेल्पर 2 लिम्फोसाइट। ओके, फिर उसके बाद टी किलर। T killer is also phagocytic in nature. T memory again keeps the memory of antibodies produced in body, and T suppressor suppresses the immune response. जब कभी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत हाइपर हो जाता है तो उस हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए बहुत सारे जो सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिलीज करता है टी सप्रेसर। ओके, सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक और चीज है जो आपको आरबीसी से रिलेटेड समझनी ही चाहिए। अच्छा, एक और चीज, मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स बताया कि 62 to 65% होती है, ये भी फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। ओके, तो फेगोसाइटोसिस कैरी करती है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आप देखेंगे इस पे या तो ए एंटीजन हो सकता है या बी एंटीजन हो सकता है, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। लेकिन इसके अलावा एक और एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं RH एंटीजन। RH एंटीजन refers to rhesus antigen, which actually is named after a monkey in which this was discovered for the first time. Okay, rhesus monkey में सबसे पहले ये RH एंटीजन डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम ही rhesus एंटीजन रख दिया। ओके, अब देखिए ये जो आरबीसी मैंने आपके सामने बनाई है इसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव।
Why am I saying is कि कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तब जब उस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जब उस पे RH एंटीजन एब्सेंट हो गया, सिर्फ A और B दो ही एंटीजन है, then we will call it AB negative. Got it? Now if I say कि इस पे चलो एक और एंटीजन कम कर देते हैं, अब इसको हम क्या बोलेंगे? So this will be A negative. You see, अगर इस पे RH प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा, हाँ जी, A पॉजिटिव. ओके, बट मैं आपको सिंपली ये दिखाना चाहूंगा कि इस पे अगर RH प्रेजेंट है तो इसमें भी RH प्रेजेंट होगा. ओके, तो ये हो जाएगा A पॉजिटिव. सेम वे अगर इस पे अगर A के जगह पे सिर्फ B और RH है तो दैट विल बी B पॉजिटिव. अगर सिर्फ B है और RH नहीं है देन इट विल बी B नेगेटिव. ओके, अब मैं आपको एक बात बोलूं कि जरा बताइए कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो देयर विल बी O नेगेटिव. लेकिन मैं बोलूं कि अगर इसमें RH हो बाकी कुछ ना हो तो क्या होगा? दैट विल बी O पॉजिटिव. एक्चुअली हम इसको O पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ब्लड ग्रुप ऑल्सो इन US मेडिसिन सिस्टम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुपिंग. अब आप एक बात और समझिए कि किसी का अगर AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, तो इसलिए वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर. वो O पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, वो O नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, वो A पॉजिटिव से भी ले सकता है, AB पॉजिटिव से भी ले सकता है. ओके, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी उसके ब्लड में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है ही नहीं. ओके, और यहां पे आप देखेंगे O नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर. आप देखेंगे O नेगेटिव, O नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है. सो दैट विल बी यूनिवर्सल डोनर. इसकी RBC कहीं पे भी जाएगी तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं होगा. दैट विल बी यूनिवर्सल डोनर. बट अगर ब्लड लेने का केस है तो ये ब्लड सिर्फ O नेगेटिव से ही ले सकता है. क्यों? क्योंकि इसके प्लाज्मा में A एंटीबॉडी भी होगी, A एंटीबॉडी भी होगी और B एंटीबॉडी भी होगी. राइट, तो अगर ये A ब्लड ग्रुप से ब्लड लिया तो A एंटीबॉडी A पे अटैक करेगी, अगर B से ब्लड लिया तो B एंटीबॉडी B एंटीजन पे अटैक करेगी, अगर AB से लिया तो दोनों ही एंटीबॉडीज अटैक करेंगी, और क्या होगा? ट्रांसफ्यूजनल कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होगा और पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. ओके, तो ये आपके ब्लड का सारा कहानी है. ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फ क्या होता है. तो आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, लिम्फ समझने से पहले हमें ब्लड के वेसल्स देखने होंगे. तो ब्लड वेसल्स अगर हम देखेंगे तो ये आर्टरी है, ये ब्रांच होती है. ओके, आर्टरी ब्रांच कर लेते हैं एक बार और आर्टेरियोल में, और फिर आर्टेरियोल को फर्दर ब्रांच कर लेते हैं कैपिलरीज में. ये कैपिलरीज आई है टिश्यू में, ये कैपिलरीज अब फिर से ज्वाइन होंगी और बनाएंगी वेन्यूल. क्या बनाएंगी? वेन्यूल. और वो वेन्यूल जो है आप देखेंगे वो वेन्यूल फिर से बनाएगा वेन. राइट, तो आप देख रहे हैं कि कैपिलरी है और फिर कैपिलरी में कैपिलरी पोर भी है. तो जब ब्लड आया है कैपिलरी में तो कैपिलरी इज एक्सट्रीमली थिन. कैपिलरी का डायमीटर आपके हेयर के थिकनेस के बराबर भी हो सकता है. तो इस प्रेशर पे जब ब्लड आता है तो ब्लड से बहुत सारा प्लाज्मा
और कुछ WBCs टिश्यू में ही रुक जाती है या टिश्यू में लीक हो जाती है। ओके, इसलिए अब इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू में अगर कोई ये these WBCs work as scavengers. Okay, that's why macrophages are also called scavenger cells. Scavengers क्या होते हैं? यहाँ पे कोई डेड सेल्स है, डैमेज टिश्यू का पार्ट है, तो उसको ये क्लीन कर देगा। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपके गाल पे जो निशान चप गया वो क्या? वो डैमेज कैपिलरीज है जिनसे ब्लड लीक हुआ और क्लॉट हो गया है। अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही फेगोसाइटोसिस होके वो जो डैमेज कैपिलरीज के पार्ट थे उसको खाके, जो क्लॉटेड ब्लड है उसको भी खाके ये स्कैवेंजर सेल्स खत्म कर देती है। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा लीक्ड है और ये जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं या हमारा जो WBCs है, इसको कलेक्ट करने के लिए एक अनदर सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। आप देखेंगे कि लिम्फ वेसल्स इतनी ज्यादा मस्कुलर नहीं होती जितने की कैपिलरीज और जितने की ये है आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, वेन, वेन्यूल्स। तो जितनी ज्यादा मस्कुलर आपके आर्टरीज और वेन्स हैं उतनी ज्यादा आपके लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ वेसल्स मस्कुलर नहीं होती और इनका पोर साइज भी बहुत बड़ा होता है। मतलब लिम्फेटिक कैपिलरीज में ज्यादा बड़े पोर्स होते हैं। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज जस्ट नॉट इन्वॉल्व्ड इन विड्रॉइंग दिस प्लाज्मा, और कैरोटिड आर्टरी में ये लिम्फेटिक सिस्टम जाके मिक्स होता है और जो एडिशनल टिश्यू फ्लूइड है उसको फिर से ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स कर देता है। ओके, यू अंडरस्टूड दैट? नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि सिर्फ ये फंक्शन नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम आपने, अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपने लैक्टील्स जरूर सुना हो। तो लैक्टील्स आर स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स इन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो वहां से जो काइलोमाइक्रॉन्स आपने सुने होंगे, मतलब जो लिपिड है, लिपिड की पैकेजिंग करके, प्रोटीन पैकेजिंग करके उसको यहां से एब्जॉर्ब करवाते हैं। यही नहीं, आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी ट्रांसफर करता है, इनफैक्ट फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो इट हैज वेरियस रोल्स। ओके, लिम्फ नोड्स कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे टेम्परेरीली स्टोर करते हैं लिम्फ को। ओके, आइए देखते हैं। आप आर्टरीज और वेन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कि आर्टरीज का ल्यूमेन बहुत थिन होता है, आर्टरीज में प्रेशर बहुत हाई होता है। ओके, आर्टरीज की वॉल मस्कुलर होती है, और जबकि वेन्स में ऐसा नहीं होता। वेन्स में अंदर आप देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिनको आप वॉल्स कह सकते हैं, और ये वॉल्स इंश्योर करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड होता रहे, और इसका ल्यूमेन भी थिक होता है। वॉल्स कंपैरेटिवली कम मस्कुलर होती हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस आई वुड लाइक टू टेल यू। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से, तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि लेयर्स के नाम क्या है? बताइए प्लीज। अंदर का ल्यूमेन नहीं, अंदर का लेयर का नाम क्या है? ओके, सिर्फ अंदर का लेयर का नाम बता दीजिए। एंडोथेलियम है क्या? एंडोथेलियम लेयर का नाम है। एंडोथेलियम मैं आपको स्पेशली इसलिए भी बता रहा हूं कि जब कभी एंडोथेलियम में डैमेज होगा तो उससे आगे आप देखेंगे कि एक क्लॉटिंग का पूरा सीरीज चलेगा। आइए हम वही डिस्कस कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने WBCs भी डिस्कस कर लिए हैं, हमने RBCs भी डिस्कस कर लिए हैं, तो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए प्लेटलेट्स को भी, राइट?
तो आइए प्लेटलेट्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम मूव करेंगे हार्ट पे। तो देखेंगे आप प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स एक्चुअली सेल्स नहीं है, दीज आर सेल फ्रैगमेंट्स। ओके, व्हाई एम आई कॉलिंग दिस, व्हाई एम आई सेइंग दिस इज कि एक बड़ी सेल जो है वो बोन मैरो में सिंथेसाइज होती है जिसका नाम होता है मेगा karyocytes. Then these megakaryocytes undergo fragmentation. And small fragments are produced, and these small fragments are called platelets. Okay, platelets का एक और नाम है क्या? Thrombocytes. क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोथ्रोम्बिन। Right, they produce prothrombin, which is inactive protein. I will tell you in the next slide. जब भी कभी एंडोथेलियल डैमेज होगा तो endothelial damage will produce thrombokinase, right? This thrombokinase will break down prothrombin into thrombin. Now I will tell you that prothrombin is inactive form and this thrombin is active form. Okay, now this active thrombin will convert fibrinogen into fibrin, right? I will tell you that this fibrinogen is synthesized by liver. Okay, and this is inactive and this is also soluble in blood plasma, so this is soluble, whereas this fibrin is active but it is insoluble, fiber like. Okay, this is insoluble fiber like. This insoluble fiber like structure makes a mesh on the इंजरी पे एक ऐसा मेश बना लेता है, इस मेश में आके ब्लड कॉर्पसेल्स ट्रैप हो जाती हैं और ब्लड कॉर्पसेल्स और ये फाइब्रिन ये सब मिलाकर ही क्या बनाता है? ब्लड क्लॉट बनाता है। ये अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि आपका थ्रोम्बोकाइनेस अकेले काम नहीं कर सकता, इसको चाहिए कैल्शियम आयन, और ये थ्रोम्बिन भी अकेले काम नहीं कर सकता, इसको चाहिए कैल्शियम आयन प्लस विटामिन के। ओके, आई एम टेलिंग यू इन वेरी शॉर्ट बिकॉज यू आर जस्ट स्टडीइंग फॉर नीट। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए जाएंगे। There are 12 clotting factors which are involved in this clotting cascade which makes this blood clot. Okay? Okay? आपने जो हेपेरिन पढ़ा है या आपने जो हिरुडिन पढ़ा है वो सब इस कैस्केड को रोकता है, इसलिए ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। कॉन्टैक्ट फैक्टर एक चीज होती है, जैसे आप कभी ब्लड को ये में टेस्ट ट्यूब में फिल करेंगे तब भी ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आपको जो 12 फैक्टर्स क्लॉटिंग के पढ़ाए जाएंगे उसमें कॉन्टैक्ट फैक्टर भी एक होगा। मैं थोड़ा सा आपको चुटकी काट लेता हूं ताकि आपको क्यूरियोसिटी रहे, बाकी आप आगे पढ़िएगा। ओके, आइए अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे को, लेकिन सर्कुलेटरी पाथवे को देखने से पहले हम देखेंगे, चलिए आइए सर्कुलेटरी पाथवे ही देख लेते हैं। अब देखिए कि ये है लंग्स, ओके, और ये है हार्ट, दिस इज हार्ट एंड दीज आर लंग्स। तो आप देखेंगे कि एक तरफ
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो मैमेलियन ब्लड सर्कुलेशन में एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ये ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, राइट। अब ये ब्लड जब कभी मिक्स नहीं होता, तो जो साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवा रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवा रही है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये बोलने का लॉजिक क्या है मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। आपके हार्ट का जो राइट साइड है, वो चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, वो सारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लंग्स को पुश करता है, लंग्स को भेज देता है। तो राइट साइड ऑफ हार्ट इज डेडिकेटेड फॉर डिलीवरिंग ब्लड टू लंग्स, दैट इज व्हाई दिस एंटायर सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, okay, whereas left side of lungs is dedicated for body, okay। तो लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स जो भी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। अब आइए हम थोड़ा सा हार्ट की तरफ भी देखते हैं। हार्ट अगर आप देखेंगे तो हार्ट की मजेदार बात यह है कि हार्ट हो सकता है 2 चैम्बर्ड, हार्ट हो सकता है 3 चैम्बर्ड, और हार्ट हो सकता है 4 चैम्बर्ड। एक इनकम्प्लीट 4 भी होता है, बट आई वोंट डिस्कस दैट, आई विल स्टिक टू एनसीईआरटी नाउ। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो होता है पाइसेस, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फिबियंस में, एंड रेप्टाइल्स में, राइट। तो आप मुझे बताएंगे क्या कि रेप्टाइल्स में कोई एक्सेप्शन तो नहीं है? क्रोकोडाइल, तो फैमिली क्रोकोडिलिया हैज एक्सेप्शन, क्रोकोडिलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब अगर आपके यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम भी सिलेबस में होता तो मैं आपको बताता कि एक और फीचर है जो मैमल्स से मैच करता है, या मैं कहूंगा कि एव्स से मैच करता है, दैट इज टीकोडॉन्ट डेंटेशन, बट उसका आपको मतलब नहीं है। एव्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। अगर मैं आपको थोड़ी फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा तो मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ये फर्स्ट चैम्बर्ड है, ये सेकंड चैम्बर है। ऊपर वाले को बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसिस, और दूसरे को बोलते हैं साइनस वेनोसिस, ओके। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, और अगर आप 3 चैम्बर्ड हार्ट देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, तो आप देखेंगे एट्रिया 2 चैम्बर्स में है, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो यूनिफाइड, ओके। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है 3 चैम्बर्ड हार्ट का, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेट्स जंप टू 4 चैम्बर्ड हार्ट, और हम एक मैमलियन हार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ ड्रॉ करिए, मजा आएगा। ओके,
देखिए, अगर आप पूरा सेशन खत्म कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशन में, तो जितनी जल्दी मैं हार्ट का डायग्राम बना रहा हूं आपको उतनी जल्दी ही बनाना है। यू शुड नॉट केयर कि डायग्राम बन कैसा रहा है, ऑल यू शुड वरी अबाउट इज कि आपको कितनी लेबलिंग्स पता है, क्योंकि ये बारे में तो मैं बहुत श्योर हूं कि आपको नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा। आपको कोई भी डायग्राम बनाने को नहीं बोलेगा उधर, बट आपको लेबलिंग्स जितनी ज्यादा पता है उतना अच्छा होगा आपके लिए। Okay. I guess we should start labeling now. तो आप देखेंगे this is SA node, this is AV node, this is bundle of these, and this is Purkinje fibers. This is inferior vena cava. This is superior vena cava. This is pulmonary artery. This is aorta. This is pulmonary vein. This is bicuspid valve. इसके पापा इसको बुलाते हैं mitral valve. और this is tricuspid valve. And these both are atrioventricular valves. Okay, so you're seeing here कि यहाँ पे दो और वॉल्व्स हैं, तो मैं इनको थोड़ा अलग कलर से लेबल करूंगा तो शायद आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। These are systemic and pulmonary valves, और इनको हम semi ल्यूनर वॉल्व्स भी बोलते हैं। ओके, एट्रियोवेंट्रिकुलर कहने का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। ओके, पल्मोनरी मतलब कहे जो पल्मोनरी आर्टरी में है। शायद मैंने अलग लेबल कर दिया क्या? यस, तो आप देखिए मैंने जस्ट उल्टा लेबल कर दिया। जो लेफ्ट साइड में है दैट इज सिस्टमिक वॉल, मतलब जो अरोटा में है दैट इज सिस्टमिक वॉल, एंड दिस इज पल्मोनरी, एंड नाउ दिस इज सेमिलुनर। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक मैं आपको और अगर करना चाहूंगा तो यहाँ पे एक लेबलिंग करूंगा कि एक्चुअली क्या होता है जब फीटल एम्ब्रायो होता है, तो उसका जो एट्रियल सेप्टम है उसमें एक छेद होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल। और जैसे कि मैंने बताया एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोल दिया था कि फाइलोजेनी एम्ब्रायोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। तो आप देखिए उनके हिसाब से टू चैम्बर्ड हार्ट होता है और मिक्स्ड सर्कुलेशन एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता ही है।
तो जब मिक्स सर्कुलेशन होता है तो एट्रियल सेप्टम में छेद होता है, जिसकी वजह से मिक्स्ड सर्कुलेशन होता ही है। अब जब बेबी डेवलप होता है तो उसके लेट स्टेज में नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे बहुत सारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आकर ये जो फोरामेन ओवल है उसको प्लग से बाइंड करता है और इसको खत्म करता है, और फिर हम उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ओके, क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। ऐसे ही यहां पे भी एक कनेक्शन होता है जो बाद में बंद होता है और इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स है, नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। स्टिल मैं आपको पुराने सिलेबस में ये सब चीजें थी और पीवाईक्यूज में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको बस वर्बली बता रहा हूं लिगामेंटम आर्टेरियोसम और फोसा ओवेलिस। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं दैट इज पैपिलरी मसल। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉर्डा टेंडिनी। ओके, तो ये आपने लगभग सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हार्ट के जो इंपॉर्टेंट हैं वो देख लिए। ओके, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर वो बाइकस्पिड वॉल्व को पास करते हुए जाएगा। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल जब उसको पंप करेगा तो वो अर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बॉडी में जाके वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करती है राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना केवा हमेशा डायफ्राम के ऊपर बॉडी का जो पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, और इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करती है डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट से। आपको इंफीरियर वेना केवा में भी एक वॉल्व दिख रहा है जिसका नाम है यूस्टैकियन वॉल्व। ओके, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को पुल कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक स्टॉपर होना ही चाहिए और वो है। ओके, इसके बाद आप देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल उसको पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स इट इनटू द लंग्स, और फिर से लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हैपेंस। ओके, सो दिस इज एंटायर सर्किट। मैं आपको कुछ और फंक्शंस बता देता हूं। साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये एक नोड होता है जो इंपल्स को जनरेट करता है। मैं आपको बता दूं, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं उन मसल्स को एक्टिवेट होने के लिए इंपल्स चाहिए होता है ब्रेन से, और वो कोई ना कोई तो नर्व लेके आती है। कोई भी मसल सेल्फ एक्साइटेटरी नहीं है एक्सेप्ट हार्ट। ओके, बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे जिनमें हार्ट कनेक्टेड होता है ब्रेन से और वो नर्व इंपल्स लेता है ब्रेन से। ऐसे एनिमल्स में जो हार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन ह्यूमन में स्पेसिफिकली मैमल्स में और हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है मायोजेनिक हार्ट। इसीलिए आपने देखा होगा, आप में से जो चिकन या मटन खाते होंगे, अगर मुर्गे की या फिर अगर बकरे की का गला काट देते हैं तो उसका ब्रेन जो है वो बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर भी हार्ट बीट चलता रहता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ब्रेन में आपका जो एक पार्ट है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें एक कार्डियक रिदम सेंटर है, वहां से एक नर्व आती है वेगस नर्व, वो कनेक्टेड होती है साइनोएट्रियल नोड से और वो सिर्फ रिदम ऑफ हार्ट बीट को मेंटेन करती है। ओके, जबकि इंपल्स हार्ट खुद अपनी जनरेट करता है, और वो हार्ट में जो पार्ट है जो इंपल्स को जनरेट करता है दैट इज साइनोएट्रियल नोड। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ओके, ये जब साइनोएट्रियल नोड खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर्स भी लगाए जाते हैं। ओके, तो आप देखेंगे बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, वो बैटरीज भी चेंज करनी पड़ती है 1-1.5-2 साल में, अलग अलग टाइम पीरियड होता है। ऐसे नोड पे जो एक्शन पोटेंशियल बनता है वो फिर ट्रांसमिट होता है एवी नोड पे। एवी नोड उसको फर्दर ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ हीस में, बंडल ऑफ हीस फर्दर जाके ब्रांचिंग कर लेता है और बनाता है पर्किंजी फाइबर्स। दिस इज हाउ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अकर्स इन हार्ट। ओके, इसके बाद आप देखेंगे, आपने ये दो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व देखा है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर है, मतलब एक बार एट्रियम का ब्लड जब वेंट्रिकल में खाली हो गया और वेंट्रिकल जब से स्टोर करना शुरू करता है
तो उस टाइम में ब्लड दोबारा से ना घुस जाए एट्रियम में, उसको रोकता है इधर बाइकस्पिड वॉल्व और इधर रोकता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके, ताकि जो मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ ब्लड है वो सीधे पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में जाए, ओके। अब एक और बात है, लेट्स से दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, इस पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ये बैक फोल्डिंग ऑफ वॉल्व्स ना हो जाए, उसको भी रोकना है। इसलिए बाइकस्पिड वॉल्व में यहाँ पे और आगे ऐसे इधर यहाँ पे भी बहुत सारे फाइब्रस स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी, एंड दीज कॉर्डा टेंडिनी आर कनेक्टेड बाय पैपिलरी मसल्स व्हिच पुल देम टुवर्ड्स down so that back flapping of these valves will not occur. If there is any damage in these bicuspid and tricuspid valve, तो normal S1 S2 sound के बाद S3 sound भी आता है, that is murmuring sound, okay, आपके इस एग्जाम में आया था शायद। तो murmuring sound is just because of leakage of bicuspid and tricuspid valve, okay, that is S3. S4 sound भी आता है, that is hissing sound, that is because of leakage into these valves, pulmonary and systemic, okay. So इस तरीके से आप ये देखेंगे। तो नॉर्मल हार्ट में S1 और S2 आना चाहिए। S1 आता है because of closure of bicuspid valves and tricuspid valves, okay, और ये इसका एम्पलीट्यूड स्लाइटली कम होता है लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए रहता है, जबकि जो सेमिलुनर वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से साउंड आता है S2, जिसको लब और डब भी बोलते हैं। तो डब साउंड दैट इज S2 वो आता है सेमिलुनर वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से, उसका एम्पलीट्यूड क्वाइट हाई होता है बट इट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो ये कुछ आपको हार्ट के बारे में पता चल गया। अभी देखिए हमें एक दो चीजें और भी डिस्कस कर ही लेनी चाहिए, जैसे एक तो है ECG। ECG और कार्डियक साइकिल में दोनों चीजें आपको एक साथ समझाना चाहूंगा। आप देखते हैं ECG, ECG में आपको पहला एक P वेव दिखता है, ओके, देन आपको, मैं NCERT डायग्राम को फॉलो कर रहा हूं, आपको एक QRS कॉम्प्लेक्स दिखता है, फिर T वेव दिखता है, ओके, P देन QRS और देन T, ओके, ये आपको दिखता है। तो P is actually depolarization of SA node and atria, okay. QRS is actually depolarization of ventricles, okay, and T actually denotes repolarization of atria and ventricles, okay. अब आप देखिए something has happened, and what was that? There is no option for undo also. What was that? Okay, let me give it a try. So this is P wave, this is QRS complex, and this is T wave. Okay, P is what? Depolarization of atria, QRS is depolarization of ventricles, and T is initiation of repolarization of atria and ventricles. अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इससे आप ECG से हमेशा पता लगा सकते हैं कि क्या कोई पार्ट डिफेक्टिव हो रहा है क्या। जैसे अगर P वेव थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होती है तो उससे सर्टेन डिफेक्ट्स आते हैं। एक तो ये पूरा का पूरा ECG बनना चाहिए 0.8 सेकेंड्स में,
अगर ये 0.8 सेकेंड से पहले, मतलब 0.8 सेकेंड में लेट्स से कि एक ईसीजी बना और फिर दूसरा भी बनना शुरू हो गया, लेट्स से कि दूसरा ईसीजी भी बनना शुरू हो गया, ओके तो लेट्स से ये हाफ बना, 1.5 बन रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? दिस इज टैकीकार्डिया, ओके क्यों? क्योंकि 0.8 सेकेंड में एक बीट से ज्यादा हो रही, तो दैट इज टैकीकार्डिया। अगर आप देखते हैं कि इन वेव्स की रिदम सही नहीं है, इनका शेप एंड साइज सही नहीं, दैट मे बी अरिथमिया, ओके और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एमबीबीएस करने के बाद एमडी जनरल मेडिसिन करना होगा, फिर भी शायद आप बहुत अच्छा इसको नहीं समझ पाए, क्योंकि इट इज क्वाइट टिपिकल, बट आप कुछ कुछ चीजें तो समझ ही लेंगे, ओके एमडी में आपको बहुत मत्था मारना होगा, तब आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएगी। अब भी आई वोंट पुट मच प्रेशर अपॉन यू फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज ये बात की बात है। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं अभी कार्डियक साइकिल, ओके देखिए, तो मैं दो अलग अलग पार्ट्स ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से दीज आर वेंट्रिकल्स एंड दिस वन इज एट्रिया, ओके तो आई विल से दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके आप प्लीज इसको इग्नोर करिए, कुछ का लेंथ कम है, कुछ का ज्यादा है, डजंट मैटर। दिस इज 0.0, दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8। So you see 0.0 से 0.1 जो होता है that is atrial systole। 0.0 से 0.1 में एट्रिया अपना ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश कर देती, ओके और यही आपके पी वेव के फॉर्मेशन का टाइम होता है, ओके और अगर मैं आपको हार्ट का डायग्राम दिखाऊं तो आप देखिए, आप 0.1 के बाद सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है, और ब्लड वेंट्रिकल्स में आया, उसके बाद वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। इसलिए आप देखेंगे कि इसलिए आप देखेंगे कि यहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा एंड साउंड विल बी S1 या फिर लब साउंड, ओके 0.2 सेकेंड्स, ये 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3 एंड 0.3 से 0.4, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 सेकेंड्स तक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस समय में वेंट्रिकल्स अपना ब्लड पुश कर रहे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में, और फिर इसके बाद 0.4 सेकेंड पे एक और साउंड आता है, दैट इज S2, मतलब डब साउंड, ओके तो आप देखेंगे कि जब वेंट्रिकल से अपना ब्लड पुश कर दिया, तो ये ब्लड जो पुश है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए जरूरी है ये पल्मोनरी और सिस्टमिक वॉल्व्स का क्लोज होना, एंड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक वॉल्व विल मेक दिस डब साउंड, ओके इसके बाद आप देखेंगे 0.4 सेकेंड से लेके 0.8 सेकेंड तक जॉइंट डायस्टोल होता है, मतलब इट इज द कंडीशन इन विच बोथ वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर गेटिंग फिल्ड ऑफ ब्लड, ओके तो दैट इज जॉइंट डायस्टोल। इस 0.8 सेकेंड के बाद फिर से 0.1 सेकेंड होगा, जब एट्रिया में ब्लड फिल हो जाएगा तो उसके बाद में फिर से एट्रिया अपना ब्लड को पुश करेगी, कहां? वेंट्रिकल में, और फिर से एट्रियल सिस्टोल होगा। तो ये प्रोसेस कंस्टेंटली रिपीट होता रहता है, ओके तो जॉइंट डायस्टोल इज एक्चुअली टाइमिंग ऑफ दिस टी वेव, ओके इनिशिएशन ऑफ जॉइंट डायस्टोल मेक्स टी वेव, ओके सो दिस इज ECG। और अब आपका जो, अच्छा एक और चीज है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दो चीजें हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज डिवाइस, वेरी कंफ्यूजिंग यू सी, आप बहुत कंफ्यूज होंगे इस चीज को लेके। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द थिंग विच इज
this device printing. There are total 12 leads in ECG. ओके, जिसमें 4 जो है आपके हाथ और पैर पे लगती है, बाकी के आपके जो आपके thoracic ये है क्या बोलते हैं इसको, रिब्स, उसके अलोंग लेफ्ट साइड में लगती है. ओके, अलग अलग thoracic रिब्स के पास में. आइए अब हम कुछ कुछ डिजीजेस या डिसऑर्डर्स देख लेते हैं. तो अगर आप डिसऑर्डर्स देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला है हाइपरटेंशन. क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज के बहुत नजदीक हैं, इसलिए मैं आपको अब थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स बताना शुरू करूंगा. ऐसे ही आपको पेशेंट के फाइल में लिखा हुआ मिलेगा. हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्या है? Anyone will say it is high BP. No, that's wrong. If there is persistent elevation in BP. See, आप जब क्लिनिकल्स में होते हैं तो आपको बहुत कंफर्म होना होता है, क्लियर होना होता है. अभी मैं अगर 15 और 10 मिनट्स जॉगिंग कर लूं तो मेरा भी बीपी हाई हो जाए, तो क्या मुझे हाइपरटेंशन है? नहीं. If there is persistence in high BP, then you call that hypertension. Okay? So if there is persistent elevation, अब आपको मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि हाई बीपी है. तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 mm of Hg है, अबव, इससे ज्यादा परसिस्टेंटली, तब आप उसको क्या कंसिडर करते हैं? हाई बीपी. लेकिन मैं आपको एक और मजेदार बात बताना चाहता हूं. ये जो पैरामीटर है ये हर साल चेंज हो सकता है. ओके, एक एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. वो हर साल नए हाइपरटेंशन के रेंजेस देती है. ओके, बट अभी आप छोटे छोटे हैं, आपको सिर्फ नीट के लिए पढ़ना है, तो सिर्फ आप ये पढ़िए कि persistent elevation above 140. तो नॉर्मल किसको बोलेंगे? 110/80. आई वुड से कि 110/80 से लेके 140/90 तक. नाउ देयर मे बी अ क्वेश्चन आल्सो कि सर ये क्या है और ये क्या है. सो दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड. ब्लड प्रेशर क्या है? ये तो प्रॉब्लम है. हाई बीपी पढ़ रहे हैं और ब्लड प्रेशर ही नहीं पता. तो ब्लड प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरीज और वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ब्लड जब पंप किया गया है तो वो ब्लड का जो पूरा कॉलम है, वो ब्लड वेसल की वॉल पे क्या प्रेशर एक्सर्ट. आप यहां पे काफ लगाते हैं ना बीपी मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वही तो मेजर करते हैं. तो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ब्लड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर. तो जिस प्रेशर से सिस्टोल होता है, पुशिंग ऑफ ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और जिस प्रेशर से ब्लड विथड्रॉ होता है वेन्स में, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, क्या आप समझ गए? जब हार्ट अपना ब्लड को एम्प्टी कर देता है तो वो फिर से जब चैम्बर्स वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होना शुरू करते हैं तो वो सक्शन प्रेशर डालते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में. वही सक्शन प्रेशर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जो कलेक्टेड ब्लड है उसको सब करके फिर से एट्रियम में लेके आता है. क्या आप समझ गए? तो हाइपरटेंशन ये है, परसिस्टेंट एलिवेशन. इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बोला था कि कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी वॉल भी बहुत पतली होती होगी. और ऐसी ही थिन कैपिलरीज आपके ब्रेन के मेनिंजेस में होती हैं. ओके, पायामेटर में. ऐसी ही थिन कैपिलरीज आई के रेटिना से कनेक्टेड होती, तो आई. ऐसी ही एक थिन कैपिलरीज आपने पढ़ी है कहां पे? ग्लोमेरुलस में, दैट इज किडनी, राइट.
और ऐसी ही बहुत सारी थिन कैपिलरीज पैनक्रियाज और लिवर में भी हो सकती है। तो जब कभी बहुत हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ये पाया मैटर की ब्लड कैपिलरीज, आई की ब्लड कैपिलरीज, किडनी की ब्लड कैपिलरीज डैमेज होंगी। ओके, आपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा है क्या? डैमेज इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज ऑफ हाई बीपी, इट विल डैमेज किडनीज। ओके, फिर उसके बाद पाया मैटर में डैमेज हुआ तो ब्लीडिंग हो जाएगी ब्रेन के टिश्यू में, दैट विल बी ब्रेन हीमरेज। ओके, और आई में अगर रेटिनोपैथी होगा, अगर हाई ब्लड प्रेशर से वहां की कैपिलरीज डैमेज हुई, वहां पे भी ब्लड क्लॉट होगा और रेटिना के जो सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, उनको ब्लड सप्लाई बंद होगा एंड देयर विल बी रेटिनोपैथी। तो दैट विल डैमेज आई, दैट विल डैमेज किडनी। हाई बीपी विल डैमेज पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को डैमेज किया तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस खराब हो सकता है, बीटा सेल्स खराब होंगी और डायबिटीज हो सकता है पेशेंट, राइट। लिवर डैमेज हुआ तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन ये सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं। ओके, इसको मैनेज करने के लिए हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी होती है, जो एक्चुअली आपने रास सिस्टम पढ़ा है ना किडनी में, उस पे ही मेजरली ड्रग्स काम करती है। आइए इसके बाद हम दूसरी डिजीज पढ़ते हैं, दैट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज वही है कि ये जो फोरामेन ओवेल था ना, ये इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ इसका। नाइट्रस ऑक्साइड की कमी रह गई डिलीवरी के टाइम में या लेट स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस में, तो उसकी वजह से जो आपने देखा था अभी एट्रियल सेप्टम के बीच में हमने एक डिस्कस किया था, दिस पार्ट, यहां पे फोरामेन ओवेल होता है और यहां पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक प्लग बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। वो फोसा ओवेलिस नहीं बन पाया या बहुत अच्छा नहीं बना, तो मिक्स्ड सर्कुलेशन होगा बेबीज में, और ये मिक्स्ड सर्कुलेशन होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विल रिड्यूस, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे जब कभी बहुत ज्यादा खेलेंगे, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो उनको फेंट होने का डर रहेगा। ओके, अब बात यह है कि सिंपल टर्म्स में इसको ही बोलते हैं दिल में छेद होना। समझ गए क्या? तो दिल में छेद होगा तो ये प्रॉब्लम्स होगी। समझ गए आप ये क्यों हुआ? क्योंकि इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ, मतलब कि फोसा ओवेलिस बहुत अच्छा नहीं बन पाया। ओके, इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड वन, दैट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर समझाने के लिए मैं आपको एथेरोस्क्लेरोसिस तक ले जाना चाहूंगा। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? देखिए, ये कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन वैसे भी बहुत कम है, और कोरोनरी आर्टरी का बेसिक फंक्शन है हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करना। हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करके लाता है कोरोनरी वेन। ओके, इतनी बात समझ गए? अब ये कोरोनरी आर्टरी में वैसे भी ल्यूमेन कम था, लेकिन यहां पे हाई बीपी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा कोरिलेशन बता रहा हूं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। अगर हाई बीपी रहा यहां पे और एंडोथेलियल लेयर डैमेज हो गई, तो यहां पे थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हो जाएगा, और थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ तो यहां पे क्लॉटिंग शुरू हो सकती है। तो कुछ क्लॉटिंग एजेंट्स और कुछ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज, और कैल्शियम और बहुत सारे सॉल्ट्स यहां डिपॉजिट होने लगेंगे और यहां पे ब्लॉकेज कॉज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेक।
ओके और ये प्लग क्या करेगा, ये ब्लॉकेज करेगा इन सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट। अब देखिए यहाँ पे हार्ट। ओके अब जब यहाँ पे सप्लाई ऑफ ब्लड कम होगा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी कम होगा, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कम होगा। आप एक बात तो जरूर ही जानते होंगे कि हार्ट के मसल्स और स्मूथ मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ स्केलेटल मसल्स कर पाती। तो जो सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी और उनको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, उनका नेक्रोसिस होने लगेगा। राइट अब डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड इस्चीमिया। जब नेक्रोसिस होगा तो उसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन होगा और वो पियर्सिंग चेस्ट पेन होगा। ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुभा रहा है आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट या स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। और वो जो पेन होगा वो रेडिएट होगा आपके शोल्डर्स में या फिर आपके जॉज की तरफ। अब इस पेन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस, severe chest pain which is piercing in nature and radiate towards jaw or towards shoulders. Okay, angina pectoris. The decreased blood supply is called ischemia। और देखिए angina pectoris तो सिर्फ एक सिम्टम है, लेकिन ये जब नेक्रोसिस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो मेजर सेल की डेथ होने लगेगी। इसलिए वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी, क्योंकि मसल्स ही तो पावर लगाती थी। अब जब वेसल्स अब जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी तो फिर हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम आप समझते हैं क्या? हाँ जी। एक बार सिस्टोल में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है? दैट इज अबाउट 72 टू 75 ml। तो ये रिड्यूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अब जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा। और व्हेन हार्ट विल फेल टू सप्लाई सफिशिएंट ब्लड एज पर डिमांड ऑफ बॉडी, तो हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट अटैक क्या है? अब देखिए कि नेक्रोसिस होती गई, एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, लेकिन मैनेज नहीं किया गया। ओके, इग्नोर किया गया। तो धीरे धीरे जब मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ टिश्यू इन वेंट्रिकल्स विल डाई, तो a day will come when heart will stop functioning. Okay, this condition will be called heart attack। लेकिन इसको हम रिवाइव कर सकते हैं थोड़ा अगर ट्रीटमेंट करें, लेकिन वो परमानेंट प्रॉब्लम है, उसको हमें हमेशा मेडिकेशन से मैनेज करना होगा। और अगर इस्चीमिया बहुत ज्यादा है, मतलब टिश्यू डेथ बहुत ज्यादा है, तो चांसेस बहुत कम कि रिकवर हो पाए। ओके, अभी एक और चीज आप देखिए, एक है, इसको बोलते हैं हार्ट, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या? देखिए, मैं आपको सीधे आपके हार्ट पे ले जाना चाहता हूं। ये ऐसे नोड है और ये एवी नोड है। ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में कंडक्शन का ब्लॉकेज हो जाना, दैट इज हार्ट ब्लॉक। आप प्लीज उसे एथेरोस्क्लेरोसिस तो बिल्कुल मत समझिए। ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में हार्ट का जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस का ब्लॉकेज हो जाना इज हार्ट ब्लॉक। एक और कंडीशन है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट।
एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज अ कंडीशन जब कभी हार्ट सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक कंडीशन में अरेस्ट हो जाए, मतलब रुक जाए। तो जब कभी हार्ट सिस्टोलिक या डायस्टोलिक कंडीशन में अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, बीट करना बंद कर देगा, वी विल कॉल दैट कार्डियक अरेस्ट। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, जो दो इलेक्ट्रोड्स में कुछ जेल लगा के उसको चेस्ट पे लगाते हैं और शॉक देते हैं, वो कार्डियक अरेस्ट का केस होता है। ओके, हालांकि वो लेट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर में भी करते हैं। हम एक बार बाहर से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके एसए नोड और एवी नोड के बीच में जो कंडक्शन है उसको फिर से रिलीज करने की कोशिश करते हैं। ओके, बट वो चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है। दैट्स द लास्ट ऑप्शन वी कैन डू। सो दिस इज इट। यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। मैं आप सबको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कमिंग वीक में आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, राइट। तो मंडे और ट्यूसडे में आपके फिजिक्स के वन शॉट लाइव क्लासेस होंगे जिसमें एक दिन में एक चैप्टर कवर किया जाए। और ऐसे ही वेंसडे और थर्सडे में केमिस्ट्री होगा जिसमें एक दिन में एक चैप्टर खत्म किया जाएगा। ओके, ऐसे ही फ्राइडे और सैटरडे को आपको बायो में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आगे के चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, दिस इज इट, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। इफ यू आर इवन वॉचिंग दिस आफ्टर दिस लाइव, you can comment down your question. I will try to resolve it in my next episode of the live series. Thank you very much.